आज हम इस वीडियो में बाबू जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी आकाशदीप के छठे भाग से परिचित होंगे। इससे पहले आइए हम पिछले भाग यानी 5वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। एक दिन चंपा और जया एक छोटी नौका में समुद्र में चल देती है। सूर्यास्त हो जाता है। तभी बुद्धगुप्त एक बड़ी नौका पर आता है और चंपा को उस पर चढ़ा लेता है। महानाविक बुद्धगुप्त, जिससे बाली, जाबा और चंपा का आकाश गूंजता था, वो चंपा को छल छलाई आंखों से देखता है। चंपा अपना कृपाण समुद्र में गिरा देती है और अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प त्याग देती है। वो स्वीकार करती है कि वो भी बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। प्रस्तुत है बाबू जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी आकाशदीप का छठा भाग। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वो बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। सेल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया ही था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनबालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती से दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वे एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वो दिन कितना सुंदर होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्च बसित शब्दों में वो कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूरी निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है, पर ना जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश, वो महिमा की प्रतिमा। मुझे वो स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा
इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत भावना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं हंस न सका। चलोगी चंपा? पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी से जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूंगा, इसमें संदेह है। उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। अगर आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।